अच्छा जी, हमारा टॉपिक है आज का, पहले ये समझ लेते हैं क्या चीज़ है। साइट मैप। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज साइट मैप, होता क्या है, साइट मैप देखते कैसे हैं और साइट मैप बनाते कैसे। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइट मैप है क्या। जिस तरह हमारे यहाँ पर आने के लिए एक लोकेशन है, एक पोस्टल एड्रेस है और एक गूगल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस, गूगल एड्रेस भी उसी को फॉलो करता है। तो हम जिसको अपना एड्रेस देंगे उसके लिए हमारे तक आना आसान हो जाएगा। और अगर हम किसी को अपना एड्रेस नहीं बताएंगे और वो पूछता बाजता आएगा तो टाइम भी उसका ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, दिक्कत भी उसको ज़्यादा होगी। इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि जो क्राउलर है, जब उसने हमारी वेबसाइट को क्राउल करना है इंडेक्स करने के लिए, तो इसका मतलब क्या, उसने आपकी वेबसाइट पर आना है। तो उसने आपकी वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले काम क्या करना है, आपकी वेबसाइट को एनालाइज करना है, आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। तो हम कहते हैं कि भाई ये काम क्यों ना हम पहले ही करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो गूगल के क्राउलर को पहले ही समझा देते हैं सबमिट करके। मतलब गूगल को सबमिट कर देते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, ताकि जब क्राउलर हमारी वेबसाइट पर आएगा तो उसे हमारे सारे स्ट्रक्चर का पता होगा। आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है क्या, बेसिकली आप समझ लोगे आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपका मेन्यू है कि भाई आपने अपनी वेबसाइट को कैसे मेन्यू में डिफाइन किया हुआ है कि भाई होम पेज है, होम पेज के अंदर कोर्सेज हैं, कोर्सेज के अंदर अबाउट अस है, अबाउट के पास गैलरी है, कॉन्टैक्ट अस है, और बहुत सारे टैब्स हो सकते हैं। हर किसी की वेबसाइट की अपनी मुनासिबत से होंगे। तो जब हम गूगल को ये सब समझा देंगे पहले ही क्राउलर को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्राउलर को आसानी होगी हमारी वेबसाइट पे आकर हमारी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने में, उसका रूट समझने के लिए कि भाई कौन कौन सी चीज़ें इसने कहाँ पे रखी हुई हैं। सो इसको हम बोलते हैं साइट मैप। ये आपकी वेबसाइट का साइट मैप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना चाहिए। ये कैसे बनेगा, लेकिन उससे पहले एज ए एसईओ एक्सपर्ट जब हमारे पास कोई वेबसाइट आती है कि भाई इसकी एसईओ कर दो, तो हम उसका ऑडिट करते हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अगर नहीं बना होगा तो बनाएंगे, तो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, पहला काम तो ये है। तो पहले तो हमने ये चेक करना है। और साइट मैप की जो फाइल है उसका नाम क्या होता है जी, साइट मैप डॉट XML, ये उसका नाम है। यानी अगर आपने इस फाइल को चेक करना है तो आपने किस फाइल को चेक करना है, साइट मैप डॉट XML को चेक करना है कि क्या ये किसी वेबसाइट पर मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, ये कैसे चेक होना है, इसका चेक करने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि भाई हम इधर आते हैं और यहाँ आके मैं कहता हूँ, कोई भी वेबसाइट में लिखता हूँ, मैं कहता हूँ प्रोफेशनल किचन, इसको लिखा मैंने और मैंने कहा क्या इसका साइट मैप है कि नहीं है। क्या लिखा मैंने, साइट मैप डॉट XML है, लिस्ट आ गई ना। अब आपको लग रहा होगा ये फिर कोडिंग आ गई बीच में कहीं से, है ना। तो ये हमने नहीं बनानी, ये ज़हन में रखें, इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी है, ये ऑटो जनरेट होगा अभी खुद से। इसको मैंने ऑटो जनरेट करवाने का तरीका आपको बताना है, ये खुद ही आ जाएगी। हमने सिर्फ इस फाइल को अपलोड करना है अपनी वेबसाइट के साथ। लेकिन अब हमें पता लग रहा है कि इसका साइट मैप है, अब हम कोई और वेबसाइट लिखते हैं। मैंने ये वेबसाइट दी है और मैं देखता हूँ कि इनका साइट मैप है कि नहीं है। जब क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आपको पता कैसे लगेगा कि साइट मैप है कि नहीं, कंफर्म करने लगे हैं। इसका मतलब वेबसाइट लिख के हमने कैसे चेक करना है, जैसे यहाँ पर मैं कोई और वेबसाइट लिख लेता हूँ। आई थिंक सो, ये भी कोई वेबसाइट है पाकीज़ा, इस पर क्लिक करो, नेट बंद हो गया। ये ले लेते हैं, देखें भाई इसका साइट मैप है कि नहीं है। स्लैश साइट मैप डॉट, बना हुआ है इसका भी, और ये हमें पता लग गया कि कौन सी वेबसाइट है। वेबसाइट की वेबसाइट उसकी है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है। योस्ट का प्लगइन लगा हुआ है ना, योस्ट का प्लगइन कोडिंग पे तो लगता नहीं है, तो उसमें ये बना हुआ है। तो कहता है भाई ये ऑटो बनाया हुआ है, ये खुद ही उसने बनाए हुए हैं पोस्ट वाइज। क्लिक करें जरा इसमें, लेकिन कुछ ठीक तरीके से नहीं बना हुआ, ये किसी ने ना पर्पसली साइट मैप नहीं बनाया हुआ। हाँ, मतलब ये क्राउलर इसको साइट मैप नहीं समझेगा। साइट मैप जो है वो कोड की फॉर्म में होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था क्राउलर को क्या चीज़ समझ आती है, ये तो मैंने साइट मैप पे भी क्लिक किया तो उसने कोई पेज ही खोल दिया हमारे लिए। तो ये ठीक तरीके से साइट मैप नहीं बना हुआ,
यहाँ से इस वेबसाइट को दोबारा लोड करते हैं, देखते हैं ये लोड होती है। तो कोई एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए ताकि हमें पता लगे कि जिसका साइट में ना खुले उसका क्या मैसेज आता है। चलिए मेरा ख्याल है इसहाक आई का भी नहीं बना होगा क्योंकि उसकी एसईओ नहीं हुई। इसहाक आई हॉस्पिटल, इसहाक तो नहीं लिखा जा रहा। ये आ गई वेबसाइट, एक सोल्यूशन नहीं खुल रही वेबसाइट है ना, वेबसाइट का कोई इशू है, खुल नहीं रही है। ये आगे जी हम इस पे, अब इस पे लिखते हैं साइट मैप, यानी कि इस फाइल का क्या नाम है .xml। ये टेस्ट करने के लिए लिखना है, बनाने के लिए नहीं लिखना। ये हम सिर्फ देख रहे हैं कि बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। क्या आ गया 404 एरर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस फाइल को मैं खोल रहा हूँ वो मौजूद नहीं है। तो अगर वो फाइल मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि नहीं है, साइट मैप नहीं है। और यहाँ पर जो एरर जनरेट हुआ ये भी हमारा एसईओ का टॉपिक है, इसको हम आगे जाकर देखेंगे कि क्या टॉपिक है। यानी 404 एरर भी नहीं होने चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। ये क्या एरर्स है, इनको जब मैं 404 पढ़ाऊंगा उस वक्त हम इसको डिटेल से समझेंगे। तो अब इसका मतलब होगा, कंफर्म होगा कि इसका साइट मैप नहीं है। चलिए हम एक काम करते हैं, किसी का साइट मैप बनाते हैं। नो डाउट मैं इसे अपलोड तो नहीं कर पाऊंगा ना भाई, जब तक मेरे पास इसहाक का पैनल नहीं होगा, लेकिन कम से कम बनाना सीख लेते हैं। अब बनाने के लिए हमें कहाँ जाना है, किसी ऑनलाइन टूल को यूज़ करना है। और बेहतर प्रैक्टिस यही होती है, क्या लिखा जी मैंने, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर लिख दिया मैंने जी। क्या लिखा मैंने, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर, बस इतना लिख दिया मैंने कि भाई ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर को खोल दो मुझे। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, ये फ्री टूल है हमारे पास साइट मैप्स बनाने के लिए, ठीक है। सो ये सबसे ऊपर जो आ रहा है मैं इसी को यूज़ कर रहा होता हूँ। और भी टूल्स होंगे नीचे देखें, आ रहे हैं ना सारे, फ्री विजुअल साइट मैप जनरेटर, ये सबसे अच्छा वैसे यही वाला होता है। xmlsitemappcom जो है ना, ये सबसे अच्छा वाला है। सो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, इस पर क्लिक कीजिए। आगे क्या कहता है, वेबसाइट बताओ, बंद कर दी थी मैंने, ओके। ठीक, वेबसाइट का यूआरएल दिया और स्टार्ट का बटन प्रेस किया। बन रहा है, नीचे एक मैसेज भी आया हुआ, ये तो बन गया। देखिए पहले मैसेज पढ़ लें, कह रहा है यूज आवर प्रो साइट मैप सर्विसेज। अगर आपकी वेबसाइट 500 पेजेस से बढ़ी है, तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, इतनी सारे पेजेस तो किसी की वेबसाइट पे कम नहीं होते होंगे। फेसबुक के पेज पे हो सकते हैं, बड़े किसी प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 500 पेजेस तक हम लोग जो साइट मैप बनाएंगे वो फ्री बन जाएगा हमारा, हमें उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है 500 से ज़्यादा पेजेस वाली वेबसाइट होगी तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। इट्स फाइन। ये क्या कहता है, व्यू साइट मैप डिटेल्स, इस पर क्लिक कीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड, जी बन गया। इस पर क्लिक करो, आ गई फाइल। लेकिन इस फाइल का नाम क्या आ रहा है जरा ये देखें, व्यू करें जरा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, साइट मैप 1। इसका मतलब क्या, पहले भी मैंने कोई साइट मैप बनाया हुआ है तो इस वजह से उसकी कॉपी एक और आ गई है ना। साइट मैप करें जरा, एक पहले से भी पड़ी हुई है कोई ये। तो अब एक साइट मैप पहले था, जैसे मैंने उसको कहा तो उसने बंद कर दिया। मैं एक और साइट मैप को डाउनलोड करूँगा तो वो 2 हो जाएगा। तो अब ये नाम सही है, वो नाम गलत है, ये भी ध्यान में रखें। अगर मैं उसको जाकर अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूंगा ना तो वो रॉन्ग है, वो उसको साइट मैप समझेगा ही नहीं। साइट मैप की फाइल का जो नाम है एग्जैक्टली ये नाम होना चाहिए, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। इसका ये नाम नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले, ताकि मैं अब उस पर जाते हैं। पहले मैं इसको रीनेम कर दूँ। क्या रीनेम करूँगा, किया नहीं है ना, उसकी एसईओ नहीं हुई है ना, इसलिए मैं उस वेबसाइट की एसईओ ही नहीं है। वो सिर्फ वेबसाइट बनी हुई है, ये जो एसईओ करेगा वो करेगा, ये वो नहीं करते डेवलपर, ये काम नहीं करते डेवलपर, वो वही काम करते हैं जो क्लाइंट्स उनको कहते हैं। ठीक है
है जो काम उन्हें क्लाइंट्स करने को कहेंगे, वो डेवलपर ये नहीं देखता है कि उसकी वेबसाइट रैंक हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तो उसका कंसर्न ही नहीं है। डेवलपर का कंसर्न क्या है कि बस इंटरफेस बनाकर दे देगा, क्लाइंट ये कहेगा। क्लाइंट को क्या पता है एसईओ क्या है? जब तक कोई बंदा उसको गाइड नहीं करेगा कि आपको वेबसाइट बनानी ज़रूरी नहीं, पहले पेज पे लानी ज़रूरी है। ठीक है, मतलब एसईओ वेबसाइट बनाने का बजट कम कर लो, मार्केटिंग का बजट ज़्यादा कर लो, क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट प्रॉपर मार्केट नहीं कर रही, आपको उस वेबसाइट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये बन गया। अब जहाँ पर मैं करूँगा क्या, इसको कॉपी करूँगा भाई, यहाँ से करेगा कॉपी। सपोज कर रहा हूँ मैं मिसाल के तौर पर, मैं कहता हूँ ये प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है, जो मैंने वेबसाइट अपलोड कर दी है, ये प्रोजेक्ट ऐसी है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल दिया आगे। अब जब मैं इस प्रोजेक्ट को अपलोड करूँगा तो क्या होगा, साइट में भी साथ ही जाएगा। तो जब ये प्रोजेक्ट अपलोड हुआ, साइट मैप अपलोड हुआ, तो मैं लाइव चेक करूँगा तो साइट मैप उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई साइट मैप है, ये तो था साइट मैप, क्या होगा, समझ में आ गया। अच्छा, अब दूसरे नंबर जो चीज़ है हमारी वो है रोबोट्स। ये रोबोट्स फाइल होती क्या है पहले समझते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम ये काम करते हैं अब कि रोबोट्स फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। इधर आओ जरा, अब इधर मैंने साका भी खोल लिया, उनकी वेबसाइट इस वक्त डाउन हो लगता है पीक सेशन पे। इसको फाइल को कैसे चेक करना है, मैंने क्या बताया था, इसका क्या नाम है। देखिए, ये दोनों फाइलें जो है ना वो HTML फाइलें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसईओ की कौन सी कैटेगरी में देख रहे हैं हम, टेक्निकल एसईओ। साइट मैप भी टेक्निकल एसईओ है, रोबोट्स भी टेक्निकल एसईओ, ठीक है। अब आए इधर, robots.txt, मतलब ये भी नहीं बनी हुई। हाँ, अब तो दूसरी रोबोट्स देख लेते हैं। वो छोटी सी एक रोबोट फाइल बनी है, इनको हमने समझना ये क्या चीज़ है। अब ये रोबोट्स है क्या, बेसिकली रोबोट्स है ये वाली फाइल डायरेक्ट डील कर रही है क्राउलर के साथ। मतलब रोबोट्स फाइल की इंफॉर्मेशन का कोई कंसर्न नहीं है विजिटर के साथ, कोई लेना देना नहीं है। मतलब विजिटर कभी भी आपकी रोबोट्स फाइल नहीं देखेंगे, विजिटर कभी आपकी रोबोट्स फाइल को सर्च भी नहीं करेंगे। लेकिन ये फाइल बहुत अहम फाइल है एसईओ के लिए। ये फाइल हम भेजते हैं क्राउलर को कि भाई ये हमारी वेबसाइट है और इस हिस्से पर आपने आना है और इस हिस्से पर आपने नहीं आना। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, क्राउलर को बता रहे हैं कि आप जब हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए स्कैन करोगे, जब आप हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए स्कैन करोगे तो हमारी वेबसाइट का कौन सा हिस्सा आपने स्कैन करना है और कौन सा हिस्सा आपने स्कैन नहीं करना। अब ये क्या बात हुई भाई, क्यों नहीं करना स्कैन, है ना। इसलिए नहीं करना कि उस हिस्से का वेबसाइट को रैंक करने से कुछ लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, आखिरी स्टेप वो क्या करता है, ऐड टू कार्ट, पेमेंट मेथड ऐड कर देता है। हाँ भाई इसको स्कैन करवाना है हमने, ये तो नहीं करवाना। यानी बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती है जो कि आप चाह रहे हो कि स्कैन, हाँ मेरी इंडेक्स की फाइल स्कैन हो, मेरी कोर्सेज की फाइल स्कैन हो, लेकिन जिसको एक मैंने क्या किया, मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया, मैंने क्या किया उधर एक वीडियो का फोल्डर बनाया, भाई मेरे पास होस्टिंग थी, हाँ तो मैंने वहाँ पर अपना ये लेक्चर भी लगा दिया, तो मैंने एज ए स्टोरेज यूज़ कर ली अपनी होस्टिंग। मतलब वो वेबसाइट से उसका तो कुछ लेना देना नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ कि मेरा क्लाइंट जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंजेस करवाता है अपनी वेबसाइट में, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके इंडेक्स की जो फाइल है उसके वर्जन चेंज हो रहे हैं। हो सकता है एक वर्जन फरवरी का हो, एक वर्जन मार्च का हो, मतलब फरवरी में वेबसाइट कुछ और थी, मार्च में उसने चेंजेस करवाई तो इंडेक्स फाइल चेंज हो गई, अप्रैल में उसने और चेंजेस करवाई फिर इंडेक्स फाइल चेंज हो गई, जून में उसने और चेंजेस कराई फिर इंडेक्स फाइल चेंज होगी। इंडेक्स फाइल बार बार चेंज हो रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जुलाई में मेरा क्लाइंट मुझे कहेगा यार यूँ करो, आपको जो थी ना जनवरी वाली फाइल वो दोबारा से लाइव कर दो, मैं सर पकड़ के बैठ जाऊँगा, मैं भाई वो तो मैंने ओवरराइट कर दी, हाँ हो गया ना ओवरराइट, मैं क्या करूँगा वो सारा भी सेव करता रहूँगा अपने पास, यानी उसका पुराना डाटा भी अपने पास रखूँगा ताकि अगर कभी मुझे उसे रिस्टोर करना पड़े तो मैं उसे भी ला सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक टेम्प का फोल्डर बनाया और जो पुरानी इंडेक्स फाइल थी उसको वहाँ पे रखना शुरू कर दिया। अब मैंने रोबोट्स में आकर क्या कह दिया, मैंने कहा भाई ये जो टेम्प का फोल्डर है
इसे क्रॉल ना करना, क्योंकि ये तो मैंने बैकअप के तौर पर अपने पास रखा है। अब आपको समझ में आ गया ना कि क्या क्रॉल करवाना है और क्या क्रॉल नहीं करवाना। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन तो ये भी है, आखिरी इन्फॉर्मेशन कौन सी है, साइट मैप। यानी रिपोर्ट्स में हमने साइट मैप को भी रखा हुआ है। मतलब क्रॉलर को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्रॉलर को बताएंगे तो सही ना भाई साइट मैप बनाया हुआ है कि नहीं बनाया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉलर ने पहले साइट मैप को नहीं देखना। क्रॉलर ने जब आपकी वेबसाइट पे स्कैनिंग शुरू करनी है तो उससे पहले उसने कौन सी फाइल को ढूंढना है, सबसे पहले उसने रिपोर्ट्स की फाइल को ढूंढना है। सबसे पहले उसने रिपोर्ट्स की फाइल को ढूंढना है और उसने देखना है कि ये वेबसाइट मुझे कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, आखिर में मैंने रिपोर्ट्स का जिक्र किया, इसीलिए मैंने आपको पहले साइट मैप का जिक्र किया, इसीलिए पहले मैंने साइट मैप बनाया, ताकि जब हम रिपोर्ट्स में जाएं तो हमें पता लगे कि साइट मैप यहाँ पर हम पहले से बना चुके हुए हैं। तो साइट मैप तो बन चुका हुआ है, अपलोड भी हो गया। अब सिर्फ मैंने यहाँ पर आकर आखिरी लाइन में क्या बताया कि भाई ये है साइट मैप। तो जब वो रिपोर्ट्स में आएगा तो वो सारी ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ के एंड पे उसको ये भी पता लग जाएगा कि भाई मैंने साइट मैप भी बनाया हुआ है और उसका यूआरएल ये वाला है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरी वेबसाइट पे आने से पहले उसको मेरे वेबसाइट के स्ट्रक्चर का पता लग गया। जैसे वो नहीं था, कोई बड़ी सी बिल्डिंग में जाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, हाथ में नक्शा पकड़ा होता है ना, तो मूव करना आसान होता है ना। लेकिन अगर आपके पास कोई मैप नहीं होगा तो आपको हर चीज़ ढूंढनी पड़ेगी खुद से कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने क्या किया, उसको साइट मैप दे दिया। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली 2-3 लाइनें इनका क्या मतलब है, पहले ये समझ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया ना इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का क्या मतलब है, यूजर एजेंट, यूजर एजेंट का क्या मतलब है। हाँ, मतलब यूजर एजेंट से नाम से कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये हम लोगों को यूजर एजेंट कहा जा रहा है कि जो लोग विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पे। नो, वेबसाइट विजिटर्स यूजर एजेंट नहीं है। यूजर एजेंट का मतलब है क्राउलर्स। भाई देखो, क्राउलर्स का मतलब क्या हुआ, सर्च इंजन्स। क्या कहते हैं, कौन कौन से सर्च इंजन्स के क्राउलर को आप कह रहे हो कि वो आपकी वेबसाइट को क्राउल करें। समझ आई बात। यानी कि यूजर एजेंट का क्या मतलब है कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कौन कौन से सर्च इंजन्स के क्राउलर्स मेरी वेबसाइट को क्राउल कर सकें। अब आगे मैंने क्या लिखा, यूजर, इसको लिखना एज इट इज है। इसका मतलब क्या हुआ, रिपोर्ट फाइल कैसे बना रहा हूँ, मैं खुद बना रहा हूँ, एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ। उसमें सबसे पहली लाइन में क्या लिख रहा हूँ, यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टार। बस स्टार का क्या मतलब है, स्टार एक वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, ऑल, यानी क्या कहा मैंने, ऑल क्राउलर्स, ऑल सर्च इंजन्स। मतलब यही कह रहा हूँ ना कि भाई याहू, गूगल, अमेज़न, भाई जितने भी सर्च इंजन है सारे को मैं अलाउ कर रहा हूँ कि वो मेरी वेबसाइट को क्राउल करें, क्योंकि अगर वो मेरी वेबसाइट को क्राउल करेंगे तो ही इंडेक्स करेंगे, और इंडेक्सिंग ही तो रैंकिंग है। इंडेक्सिंग ही रैंकिंग है ना। जब तक इंडेक्सिंग में नहीं आएंगे उस वक्त तक तो रैंकिंग होगी नहीं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया आप लोग 3 माह तक क्राउल होते हो, 3 माह के बाद क्या होता है, इंडेक्स हो जाते हो। एक स्टूडेंट टॉप पर आ गया, एक दूसरे पर आ गया, एक तीसरे पर आ गया, तो ये इंडेक्सिंग है। तो आपकी वेबसाइट के साथ भी तो यही हो रहा है, क्राउलर उसे क्राउल कर रहा है और इंडेक्स कर रहा है, और एक वेबसाइट रैंक कर रही है पहले नंबर पर, एक दूसरे पर, एक तीसरे पर, एक चौथे पर। सो इंडेक्सिंग का पहला फेज क्या है, क्राउलिंग। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पहली लाइन क्या बता रही है, यूजर एजेंट कॉलन स्टारिंग। इसका क्या मतलब कि जितने भी क्राउलर्स हैं, जितने भी सर्च इंजन्स के क्राउलर्स हैं, सारे के सारे मेरी वेबसाइट को क्राउल करें, मैं किसी को रोक नहीं रहा। पहली लाइन इस तरह बता दी हमने, सिंपल, बहुत सादी सी लाइन है, कोई मुश्किल सा कोड नहीं है। अच्छा, दूसरी लाइन में क्या लिखा मैंने, अलाउ कॉलन। इसका क्या मतलब हुआ, इसके बाद मैंने कहा कि भाई सबको अलाउ कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट में मैंने रखा ही वो डाटा हुआ है जो क्राउल होने वाला है। अभी जो आपको एग्जांपल्स दी थी ना, मैं कह रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ रखा ही नहीं, तो इसका मतलब है मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा डिस अलाउ के लिए अभी। सो मैंने कहा भाई सब कुछ अलाउ, अलाउ कॉलन, बस इसका मतलब सब कुछ क्राउल करो। लेकिन उसके नीचे एक लाइन में मैंने लिखा डिस अलाउ, और एक फोल्डर का नाम बता दिया सिर्फ। अगर ये बहुत सारे फोल्डर्स होते तो मैं नंबर ऑफ फोल्डर्स के नाम स्पेस दे के भी बता देता या नंबर ऑफ लाइन्स में बता देता। अभी क्या है कि एक CGI बिन के नाम से एक फोल्डर होता है होस्टिंग में, जो सिस्टम फोल्डर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोल्डर तो होस्टिंग ने बनाया हुआ है खुद से अपने लिए, आपको होस्टिंग के लिए, तो इसका तो रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब इसमें मेरा डाटा नहीं है, ये सिस्टम फोल्डर है। तो मैंने कहा भाई ये वाला जो फोल्डर है इसका तो SEO से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ।
इसी तरह मैंने अगर कहा टेम्प का फोल्डर भी मैं डिसअलाउ करना चाहता तो मैं लिखता जाता यही लाइन, वो लिख देता। लेकिन काम करते हैं, सारी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा इसको राइट कर लेते हैं। यहाँ पेस्ट कर दूँ, क्या लिखा हुआ था, यूजर एजेंट स्टैटिक लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है वो स्क्रॉल हो गया। हाँ चलो इसको मिटा दें। आगे क्या लिखा हुआ है, अलाउ कॉलन, मुझे जरूरत नहीं है इंडेक्स एचटीएमएल दिस, मैंने कहा सब कुछ अलाउ कर दो, मैं सिर्फ वो बता देता हूँ जिसको मैं अलाउ नहीं करना चाहता। तो मैं नीचे वाली लाइन में आया और एक कोड लिख दिया डिसअलाउ, स्पेस देके आगे भी लिख सकता था। समझ आ गई बात। अब ये चीज़ें डिसअलाउ होना शुरू हो गई कि ये फोल्डर होस्टिंग में पड़े हुए हैं, इनको डिसअलाउ कर दो। ये फोल्डर को डिसअलाउ कर रहा हूँ। अच्छा मैंने क्या किया हुआ है, मैंने टेम्प के अंदर क्या किया, मैंने मंथली बैकअप लेता हूँ। तो जनवरी की जो फाइलें थी, हो सकता है अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, तो हो सकता है जनवरी की एक इंडेक्स फाइल हो, जनवरी की एक अबाउट अस की फाइल भी हो, इसी तरह फरवरी की एक इंडेक्स फाइल हो और एक अबाउट अस की फाइल हो, बहुत सारी फाइलें भी तो हो सकती हैं। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई किसको करो, फिलहाल मैंने उसे कहा। अब ये देखें मैं किसको कह रहा हूँ, अब मैंने मेन टेम्परेरी के फोल्डर को नहीं किया, बल्कि उसके अंदर एक सब फोल्डर को किया, सिर्फ सब फोल्डर को किया। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्प में अगर और कुछ डाटा पड़ा होगा तो वो डिसअलाउ नहीं हो रहा, सिर्फ जनवरी का फोल्डर हो रहा है। अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ ये भी नहीं किया मैंने क्या किया आगे से जाकर। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ कि भाई जनवरी में हो सकता है बहुत सारी फाइलें हो, लेकिन डिसअलाउ मैंने किसको किया, एक फाइल को किया। अब आपको पता लग गया कि कैसे हम अपनी मर्जी से सिलेक्टिवली कर सकते हैं। फोल्डर का नाम बताएंगे तो पूरा फोल्डर हो जाएगा, उसके अंदर जो कुछ भी है सब कुछ। सब फोल्डर का नाम बताएंगे तो सिर्फ सब फोल्डर होगा, और फाइल का नाम बताएंगे तो सिर्फ फाइल होगी, ठीक है। तो ये हमें सब कुछ पता लग गया। ये आपको मैंने इंडेक्स रियली दिखाकर उसको सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है ना। इंडेक्स फाइल को देखा और इस तरह हमने इंडेक्स फाइल बनानी है। तो ये कहाँ से आएगा, ये लाना तो बहुत आसान है ना भाई, क्या ख्याल है। इसको मैं रिमूव करूँ ज़रा, और ये मैं कहता हूँ मैं खुद बनाने जा रहा हूँ। अभी मैंने बनाई है ना एक फाइल की, सपोज करें कि हम इसहाक आई का सब कुछ बना रहे हैं, तो अभी हमने इसहाक आई की इंडेक्स बनाई है, लेकिन लाइव तो नहीं की हमने। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करें कि वो लाइव भी हो गई, हालांकि नहीं की हमने, लेकिन सपोज कर लेते हैं। यहाँ अगर मैंने लिखा साइट मैप डॉट एक्सएमएल, जैसे मैं इसको अपलोड करूंगा तो इस फाइन, इसे मैंने किया कंट्रोल सी, यहाँ आया और यहाँ आकर क्या कर दिया, लेकिन लाइव करने के बाद, मैंने कहा लाइव करने के बाद दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है, आपने के क्लाइंट ने कहा कि भाई ये जो कोर्सेज था ना, इसके अंदर पहले 4 कोर्सेज आ रहे थे, अब हमने एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया, वो भी ऐड कर दो। डेवलपर में वो कोर्स ऐड किया, आपको पता लगा भाई अब तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, नया साइट में बना दो और इसको ओवरराइट करो, ठीक। यानी एक चीज़ आपको ये भी पता लगी कि पहली दफ़ा ये हम उस वक्त बनाएंगे जब हमें लगेगा कि हमारी वेबसाइट कंप्लीट बन गई है, लेकिन उसके बाद अगर वो अपडेट्स आती रहेंगी उसमें, तो आप नए साइट मैप बनाते रहेंगे। अदरवाइज वो पुराना साइट मैप इसको दिखाएगा, इट्स मीन ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट साइट मैप इसको मिल रहा होगा, पूरी वेबसाइट का सही वाला साइट मैप इसको नहीं मिल रहा होगा। ये 2 चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अब जरा इसकी एक स्लाइड भी है जो मैंने शायद आपसे शेयर भी की है, और उसको मैं जरा गो थ्रू करता हूँ जल्दी से। रोबोट्स की फाइल हाल यहाँ पर होगी, रोबोट्स भी होगी। अगर कोई फाइल आपसे ना खुले, मैं पहले भी कहता हूँ मुझे आपने मैसेज करना है। व्हाट इज में आ रही होगी रोबोट्स, जरा देखिएगा, आपकी नज़र से गुजरे तो मुझे बताना। मुझे व्हाट इज स्कीमा, व्हाट इज वाइट, व्हाट इज रीडायरेक्ट, बिडिंग है रोबोट। चलो यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि यहाँ लिख लेते हैं। चलो नहीं भाई ऐसे लगे हुए हम लोग हैं, यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब है कि मैंने अगर आपको ये फोल्डर भेजा हुआ है तो इसमें रिपोर्ट्स नहीं होगी आपके पास। हाँ चेक कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट्स कहाँ हैं। मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। अच्छा किसमें थी ये, पीडीएफ में थी।
यहाँ तो रोबोट से क्या हो गया, ये विंडो कैसी शक्ल कर दी है इसने। रिफ्रेश करें जरा इसको। कैनोनिकल, फेसबुक फाउंडेशन, दोबारा से इसे ओपन कर लेते हैं। अब लिख लेते हैं रोबोट्स। पहले पता नहीं क्यों नहीं नजर आ रही थी हमें। जी इसे खोलें। राइट क्लिक करो, अब ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है जरा मैं डॉक्यूमेंट की शक्ल में आपको जरा समझा देता हूँ, ठीक है, नोट्स की सूरत में। लेकिन ये जो मैं अब आपको समझाऊंगा ये सब कुछ वही है जो मैंने अभी आपको बता दिया। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट तो हमने डिफाइन किया है, देखें। A report is a text file that resides in the root directory of your website, ठीक है। मैंने कहा था ना रूट पर ही होंगी साइट में भी और रिपोर्ट्स भी, मतलब जहां पर आपकी इंडेक्स की फाइल है वहीं पर ही आपने रिपोर्ट्स को भी रखना है, वहीं पर ही आपने साइट मैप को भी रखना है। And give search engines crawlers instructions as to which pages they can crawl and index। कहते हैं आप क्राउलर को बताते हो कि भाई कौन से पेजेस को क्राउल करो और कौन से पेजेस को क्राउल इंडेक्स नहीं करना। रोबोट फाइल इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट फॉलोज रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड्स। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर हम कुछ स्टैंडर्ड्स लिखते हैं कि भाई क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है, बस। अ रोबोट फाइल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रूल्स। आप देख रहे थे ना रूल्स ही थे कि भाई कुछ अलाउ कर रहे थे कुछ डिसअलाउ कर रहे थे, तो रूल्स बना रहे थे हम अपने, तो रूल्स बनाकर उसको बता रहे हैं। ईच रूल ब्लॉक्स एक्सेस फॉर अ गिवन क्रोलर टू अ स्पेसिफिक फाइल पाथ एंड वेबसाइट। ये वही चीज़ है जो मैंने भी आपको मुख्तसरन बताई है पहले। उसके बाद रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड, मतलब फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि भाई रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि रोबोट फाइल में से कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपने डिसअलाउ करना है, तो वो रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड है कि कौन कौन सी चीज़ें रोबोट की फाइल में से एक्सक्लूड करानी है। द रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड आल्सो नोन एज द रोबोट एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल, ठीक है। कहता है भाई एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड को हम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं और सिंपली रोबोट फाइल, भाई ये वही है, सब कुछ सिर्फ नोट्स की शक्ल में दिखा रहा हूँ, जो कुछ मैंने आपको बता दिया सब कुछ वही है। ओके, द स्टैंडर्ड स्पेसिफिक हाउ टू इन्फॉर्म वेब रोबोट अबाउट विच एरियाज वेबसाइट शुड नॉट प्रोसेस और स्कैन। यही बताया था ना कि रोबोट फाइल क्या बताती है, कौन से हिस्से को आपको स्कैन करना है, कौन से हिस्से को स्कैन नहीं करना। ये जस्ट मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको नोट्स की शक्ल में, और कोई खास बात नहीं है जी। व्हाट हैपेंड इफ यू डोंट हैव अ रोबोट फाइल। जी समझ, अब आपको समझ तो आई गई होगी। नहीं बताएंगे तो क्या होगा, नहीं बताएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि गूगल सबसे पहले क्या करेगा, क्रोलर आपकी रोबोट फाइल को ढूंढेगा, उसको नहीं मिलेगी तो अब वो क्या करेगा, कहेगा भाई रोबोट फाइल तो बनाई नहीं, चलो वेबसाइट पे चलते हैं। अब वेबसाइट के ऊपर इतना डाटा है, वो आया क्राउलर आपकी वेबसाइट पर आया, उसने उसको एनालाइज किया। अब क्राउलर कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं है ना भाई, कोई ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक ऐप है, एप्लीकेशन है एआई का उनका अपना। इसका मतलब क्या हुआ, अब क्राउलर कितनी देर के लिए आ रहा है हम कुछ नहीं जानते। क्राउलर ने आपकी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए कितना टाइम एलोकेट किया हुआ है हम नहीं जानते।
हो सकता है कि आपने तो मेंशन ही नहीं किया, उसको समझ में भी नहीं आया कुछ, ठीक है, वो आया, उसका टाइम पूरा हुआ और चला गया। अटेंडेंस लगवा लें जरा आप लोग पहले। ना बनाने का क्या नुकसान हुआ हमें कि क्रोलर हमारी वेबसाइट पर आया एक खास टाइम के लिए। एक चीज़ याद रखें, क्रोलर आपकी वेबसाइट पर आता है खास टाइम के लिए। ऐसे ही है ना, जैसे हम कहीं इस कॉलेज का जो प्रिंसिपल साहब है सुबह निकलते हैं, इधर आते हैं, हर क्लासरूम में थोड़ी देर के लिए पीछे आके खड़े हो जाते हैं। अब उन्होंने कितनी देर आके खड़े होना कोई बंदा बता तो नहीं सकता। हो सकता है किसी क्लास में वो 10 सेकंड खड़े हो, किसी क्लास में वो 5 मिनट खड़े हो जाए, किसी क्लास में वो 40 सेकंड्स खड़े हो जाए। सो इसी तरह क्रोलर ने आपके पास कितना टाइम स्पेंड करना है आप नहीं जानते। जब ये क्राउलर किसी वेबसाइट पर आता है तो इसका जो टाइम होता है ना, उसको हम एड्रेस करते हैं क्राउल बजट के साथ। यानी क्राउलर जब आता है वेबसाइट पर तो उसने अपना एक बजट डिफाइन किया होता है कि भाई मैंने इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, हर वेबसाइट पे कितना कितना टाइम कंज्यूम करना है। इस टाइम को गूगल ने नाम क्या दिया हुआ है, क्राउल बजट। यानी कि हर क्राउलर का एक खास टाइम है किसी वेबसाइट पे आने के लिए, टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन जो टाइम है उसको वो क्या कहता है, क्राउल बजट। उसने अपने क्राउल बजट के मुताबिक वेबसाइट पर आना है, उतनी देर रुकना है। तो अगर उसको वो चीज़ नहीं मिली रेलिवेंट, वो चला जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा। हो सकता है वो पहले जिस चीज़ को स्कैन कर रहा है उसमें से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको आपने समझा था कि मुझे इसे क्रॉल करवाना है, तो गलत चीज़ों को क्रॉल करके चला गया ना वो, रॉन्ग चीज़ों को। तो उससे तो आपकी वेबसाइट स्कैन वो नहीं होगी, एनालाइज ही नहीं होगी प्रॉपरली, रैंक होने में भी मिसाइल होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि रोबोट की फाइल बनाएं। तो अब हमें ये पता लग गया कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, क्रोलर आएगा, क्या स्कैन करेगा कोई पता नहीं है, सही चीज़ स्कैन हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अच्छा अब आगे चलें जरा, आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंस इफ एक्सीडेंटली ब्लॉक सर्च इंजन फ्रॉम एक्सेसिंग माई वेबसाइट। कहता है भाई गलती से डिस्टलो में कोई ऐसी चीज़ लिखी गई जो कि आप लिखना नहीं चाहते थे, बाई मिस्टेक टाइप हो गई है, गया ठीक है। अब आपको इधर लिख के भूल गए कि आपने यहाँ पर गलत लिख दिया, और उसके बाद आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं हो रही है। असल में किया क्या हुआ, आपने खुद ही ब्लॉक करके आ गया। तो कहता है ये चीज़ आपको खुद से चेक करनी है, ये गूगल नहीं आपको इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं कहेगा कि भाई आपकी वेबसाइट में इसलिए इंडेक्स नहीं कर रहा कि आपने डिसअलाउ कराया, ये नहीं बताएगा वो आपको। आपने डिसअलाउ कराया है, आपने रूल्स क्या डिफाइन किए, आपकी हद तक है, वो गूगल आपको याद नहीं कराएगा कि आपके रूल्स क्या है। तो कह रहा है अगर गलती से ही हुआ तो इसका रिजॉल्व भी आपको खुद ही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मैं क्राउड करवा रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे क्लाइंट ने कहा मुझे वेबसाइट में ना कुछ चेंजेस करानी है। तो मैं कहा चले क्यों करते हैं, फिर इसको ज़रा डिसअलाउ कर देते हैं इस पेज को कुछ दिनों के लिए। अब मैंने उसको डिसअलाउ कर दिया, चेंजेस खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, मैं भूल गया कि मैंने तो डिसअलाउ किया था। अब जब तक मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा उस वक्त तक क्राउलर, यानी कि डिसअलाउ का मतलब कि मैं रोक के बैठा हूँ क्राउलर को, कभी मेरी वेबसाइट को भी क्राउल ना करो, अभी मेंटेनेंस चल रही है, तो ये मैनेज मुझे खुद करना है। जी अब इसका आंसर तो आपके पास ही है, डू यू नीड अ रिपोर्ट फाइल, यानी क्या हमें रिपोर्ट फाइल बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, ये हमें पता लग गया। ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। वाई यूज रिपोर्ट फाइल, भाई ये सारा मैंने अभी ये सारी स्टोरी यही सुना रहा था आपको, है ना, क्यों होना चाहिए। अच्छा उसके बाद टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो, क्या जी ये दो इंपॉर्टेंट बातें क्या कह रहा है। द फर्स्ट थिंग दैट रूल्स यू एड रिपोर्ट फाइल आर डायरेक्टिव्स ओनली, दिस मीन दैट इज अप टू द सर्च इंजन टू ओबे एंड फॉलो द रूल्स। कह रहा है इट्स ओके भैया, आपने ये लिख दिया ठीक है, तो अब आपने गूगल के पीछे नहीं पड़ जाना, कंप्लेंट भी नहीं करनी किसी को कि भाई मैंने तो रूल बनाया था, गूगल मुझे क्राउल क्यों नहीं कर रहा। गूगल ने अपने दूसरे स्टैंडर्ड्स भी देखने हैं, ये आप उसको एज ए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आ गए हो, बस वो ये कहते हैं ये ऑर्डर नहीं आप मुझे पास कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, अब मेरा अपना मेथड है, मेरा अपना मैकेनिज्म है कि मैंने आपको कैसे क्राउल करना है, नंबर वन। उसके बाद दूसरी चीज क्या कह रहा है, द सेकंड थिंग इज दैट इवन इफ यू ब्लॉक अ पेज डायरेक्टली इन रिपोर्ट्स इट कैन स्टिल अपीयर इन द सर्च रिजल्ट्स। कहता है भाई आपने क्या किया, ब्लॉक कर दिया एक पेज को कि भाई इसे क्राउल नहीं करो, लेकिन स्टिल गूगल उसको क्राउल कर रहा है। उसकी क्या वजह, उसकी वजह ये है कि मैंने अबाउट अस के पेज को स्टॉप कर दिया, वहां पर जाके मेंशन कर दिया नहीं क्राउल करना। अब क्या हो रहा है, अब तो मना कर दिया हुआ मैंने, लेकिन वो बाद में मुझे पता लग रहा है कि भाई ये तो क्राउल हो रहा है। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि होम पेज के ऊपर एक लिंक है, हाइपर लिंक है, जब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो वो अबाउट अस पे जाता है।
और होम पेज का पेज क्रॉल हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उस पेज की वजह से अबाउट अस का पेज भी क्रॉल होना शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर तो उसका मतलब क्या हुआ, वो कहता है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि किसी को 100% क्रॉल को डिसेबल करना है तो आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा कि उसके लिंक्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ उसके लिंक्स पड़े उनको डिसेबल करें पहले, यानी कि रिमूव कर दें कुछ दिनों के लिए रिमूव लिंक अपना, क्योंकि अगर वो लिंक से उधर जा रहा है तो क्रॉल हो रहा है, फिर नहीं क्रॉल बंद हुआ आपका। तो कहता है ये चीज़ आपको खुद से मैनेज करनी है जी। उसके बाद क्या कहता है, हाउ डज रोबोट्स टेक्स्ट वर्क, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये सारी वो लाइन आ गई जो मैंने अभी लिख के आपको समझाई है, ये सारा वही है। डिसअलाउ ऐसे लिखना है आपने, अलाउ ऐसे लिखना है, साइट मैप ऐसे लिखना है। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज वर्चुअल रोबोट फाइल, एक फिजिकल रोबोट फाइल है भाई। अभी मैंने एक फाइल बनाई है आपके सामने, फाइल को सेव एज करके उसका नाम भी रखा, इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्चुअल रोबोट्स फाइल, फिजिकल रोबोट्स फाइल है। एक होती है वर्चुअल रोबोट्स फाइल, वो कौन सी है, वो वाली जो CMS में रोबोट्स फाइल बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल रोबोट्स फाइल, इसलिए कि वो हम रोबोट फाइल क्रिएट नहीं करते बल्कि वो हम प्लगइन यूज़ करते हैं और उस प्लगइन के अंदर ही वो रोबोट्स फाइल बन जाती है। यानी मुझे फिजिकली उस रोबोट्स फाइल को क्रिएट करके स्टोर नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ कि CMS वेबसाइट में जो रोबोट्स फाइल होगी, जैसे भी आप देख रहे थे ना, आ रही थी नंबर ऑफ फाइल्स, पकीज़ा खोला था जब मैंने कि पकीज़ा किचन खोला था, उसमें एक आ रही थी, वो दिखा मैंने बता भी रहा था कि वो प्लगइन से लगी हुई है। वो किस में थी, वो वर्डप्रेस में थी आपके पास। अब और नीचे आओ, अब आए जरा, ये कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, ये क्रॉल बजट को डिफाइन किया हुआ है मैंने। हाँ, ये क्या चीज़ है, कहता है भाई अब वर्चुअल रिपोर्ट फाइल की बात हुई ना, तो जरा ये देखते हैं कि वर्चुअल रिपोर्ट फाइल कहाँ बनती है। ये इंटरफेस किसका नजर आ रहा है मुझे, वर्डप्रेस का। यानी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट अगर मैंने खोलनी है तो कैसे खोलनी है, ऐसे खोलनी है। कभी खोल के दिखाइए पहले कि नहीं, रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हैं आगे से, वो मैंने उसका पासवर्ड लिखा हुआ था ना इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ की थी। ठीक है जी, आगे ये लेफ्ट साइड पे आ रही है, यहाँ पर आपके पास, अब वो उस स्क्रीन पर आओ, क्या कहते हैं कहाँ आना है। अब आपको समझ में आ गया ना कहाँ आना है। ये वर्डप्रेस का इंटरफेस ऐसा ही है ना तस्वीर में भी, लेकिन यहाँ पर इसने शायद कोई SEO का प्लगइन यूज नहीं किया अभी तक। ये यूज SEO आ रहा है, ये कहता है कि भाई इधर आ जाओ, कहता है यूज SEO में आ जाओ। आगे देखें आगे क्या कह रहा है वो, आगे यूज SEO में इसे बंद करें। ये पेड प्लगइन होता है, अगर आप पेड खरीदोगे तो पैसे लगेंगे, फ्री यूज करोगे तो कुछ पार्टली यूज कर सकते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद आगे वो क्या कहता है, कहता है भाई आप इसमें जाएं SEO के बाद क्या, टूल्स के बाद क्या, फाइल एडिटर। ठीक है, अब इधर आओ जरा आकर देख लो कैसे ही है ये यूज SEO। जरा देखिए नीचे और क्या आ रहा है, कहाँ है टूल्स, ये इस पे आओ। फिर क्या था, अब ये देख रहे हैं ये वर्डप्रेस की SEO हो रही है, इस तरह करनी है, इस पे इसका तो C पैनल है, वो तो मैंने कहा ना अपलोड करेंगे फाइल वेबसाइट पे, कराऊंगा वेबसाइट पर। अगला जो टॉपिक है वो हमने यही पढ़ना है, गूगल सर्च कंसोल मैंने अप्रूव करवाना है, वो C पैनल के बगैर अप्रूव ही नहीं होगा। ठीक है, उसमें हम C पैनल की वर्किंग देखेंगे। ये आ जाए जी, ये क्या लिखा हुआ है, मतलब क्रिएट रोबोट फाइल, इसका क्या मतलब, हुआ नहीं बनी हुई अभी तक, तो बनानी होगी तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भाई मेरे पास वो बनी हुई है ना एक फाइल, वही उठाकर यहाँ लाकर पेस्ट कर दूंगा। सिर्फ करना क्या है, मतलब पहला क्या था, यूजर एजेंट, भाई वो हर वेबसाइट में एक ही सेम ही होगा ना, अलाउ डिसअलाउ जैसे मैंने करना है कर दूंगा। उसके बाद साइट मैप इसका बनाना है मुझे, इसी का साइट मैप बना के उसका लिंक उसमें दे दूंगा, यहीं पर सेव कर दूंगा। ये फिजिकल फाइल नहीं है, ये वर्चुअल रोबोट्स फाइल। तो ये तरीका है वर्चुअल रोबोट फाइल बनाने का, इस पर क्लिक कीजिए। ये कहाँ पर आ गया भाई, कुछ एरर जनरेट हुआ है, क्या हुआ है, हाँ ये एरर जनरेट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई काम सही नहीं कर रहा, ये इनका वर्डप्रेस काम नहीं सही कर रहा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, वो बिल्कुल ऐसी स्क्रीन आपको नजर आएगी, कैसी, आ गया मेरा ख्याल है, आ गया ना, हाँ जी आ गया। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, कैसे बना हुआ है,
योस्ट के प्लगइन के साथ, यूजर एजेंट स्टैटिक, डिसअलाउ कॉलन, साइट मैप बन गया। मतलब ये इस तरीके से बनना है, इसमें हमें कोई चीज़ अपलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, इसमें ऑटो बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, सेव चेंजेस, सेव करूंगा तो प्लगइन के साथ ही सेव हो जाएगा, ठीक है। जो सेटिंग की हमने यहीं पे, यानी यहाँ पर मैं फिजिकल फाइल नहीं क्रिएट कर रहा, बल्कि वर्डप्रेस के इंटरफेस के अंदर ही कर रहा हूँ जो कुछ भी करने लगा। अब आ जाए वापस इसमें, अब और नीचे आए जरा, इसमें और क्या पड़ा हुआ है जरा देखते हैं, कोई और चीज़ भी होगी। आखिर में क्या लिखा हुआ है, वी आल्सो टेस्ट इट फ्रॉम सर्च कंसोल। अगला टॉपिक हमारा सर्च कंसोल का होगा। सर्च कंसोल का क्या मतलब है, मैंने आपको दिखाया भी था शायद पहले कि सर्च कंसोल में हम वेबसाइट के एनालिसिस करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, सर्च कंसोल किसका है, गूगल का है। मतलब हमने गूगल को अपनी वेबसाइट सबमिट करनी है, मैं गूगल को अपनी वेबसाइट सबमिट करूँगा। सबमिट का मतलब भाई गूगल के पास वेबसाइट लेकर जानी है तो ऑनरशिप तो दिखानी पड़ेगी ना। अब ऐसे नहीं कर सकते जैसे अभी मैंने साइट मैप बनाया, तो अब क्या होगा, जब मैं गूगल के पास अपनी वेबसाइट लेकर जाऊंगा तो गूगल मुझे कोड देगा और वो मुझे कहेगा ये वाला कोड जो है ना आप अपनी वेबसाइट पे जाकर पेस्ट करें। तो जब आप पेस्ट कर लेंगे तो मुझे बताइएगा पेस्ट कर लिया, फिर मैं आपकी वेबसाइट को चेक करूँगा कि क्या वो कोड आपकी वेबसाइट के हेड पोर्शन में आ गया। आ जाएगा तो मुझे लगेगा कि आपके पास ये ऑनरशिप है, तो मैं आपकी वेबसाइट को ऐड कर दूँगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि अगला टॉपिक हमने ये देखना है कि सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट को अप्रूव कैसे करते हैं। साथ हम देखेंगे कि सब डोमेन्स कैसे बनाते हैं। साथ हम ये देखेंगे कि वेबसाइट को अगर मैंने सब डोमेन में अपलोड करके लाइव करना हो तो हम लाइव कैसे करते हैं। तो जब हम लाइव करेंगे तो हमारी इंडेक्स फाइल भी चली जाएगी, हमारी रोबोट्स फाइल भी चली जाएगी, हमारी साइट मैप, यानी इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए क्या होगा, सी पैनल। सी पैनल के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, होस्टिंग। तो अगर मेरे पास ये दो चीज़ें नहीं है तो मैं ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मतलब ये वाली प्रैक्टिस आप अपने घर में नहीं कर पाएंगे, ये प्रैक्टिस आप मेरे साथ ही कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको अपने सी पैनल पे ये प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है।